8 से ज्यादा साल हो गए हैं मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए, जेई और नीट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं मैं फिजिक्स, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ में एक बैच हमारा 11 सितंबर को पेड बैच शुरू हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो आप विनोद 30 कोड यूज कर सकते हो बेटा, आप विनोद 30 कोड यूज कर सकते हो फॉर 30% ऑफ। और साथ ही साथ में आप विनोद 15 यूज कर सकते हो फॉर 15% ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ जी बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा। तो आज की इस क्लास में यार हम लोग एटम्स का कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे बच्चे, और एटम्स को किस तरीके से हमें करना है, आज की इस क्लास में एटम्स का कितना हिस्सा करना है, ये चीज है। हमें आज ज्यादातर थ्योरी पढ़नी है। इस पूरे चैप्टर में आपको एटॉमिक मॉडल्स, पहले क्या था यानी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, ये सब चीज पढ़ना रहता है। उसके बाद बोहर्स हाइड्रोजन एटम वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी रहती है बेटा। सबसे पहले पहले अगर मैं आपको बोलूं तो आज की इस क्लास में हमें करना क्या है, सबसे पहले पहले अगर मैं आपको बोलता हूं तो आज की इस क्लास में हमको करना क्या है बेटा, बहुत बेसिक सा जो मॉडल बोला गया है बच्चे, दैट इज बेटा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ये जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है बेटा हमें, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ये थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कौन सा है, क्या बोल रहा है ये हमसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में, और किस तरीके से है ये, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में बच्चे आप ये देखिएगा कि हमें थॉमसन ने बोला कि यार एटम जो है ना वो एक स्फेयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है हर जगह पे। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, मतलब एक स्फेयर है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज। हमने कहा ठीक है भाई, होगा, कोई बात नहीं। उसने कहा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो धसे हुए हैं, एम्बेडेड बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, मानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। ये कुछ ऐसी बात हो गई, अगर इफ आई विल से तो मैं इसको बोल सकता हूं जैसे प्लम्स पुडिंग मॉडल, लाइक हलवा में बादाम या रेजिन या किशमिश, या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है ना, सीड्स इन अ वाटरमेलन मॉडल, जिसमें वो रेड कलर का जो कॉन्टिन्यूअस पोर्शन है उसको ये पॉजिटिव चार्ज बोलता है, और जो सीड्स बोलता है उसको ये नेगेटिव चार्ज बोलता है। गॉट इट गाइस? तो इसका मतलब मुझसे ये बोल रहा है कि यार इसने बोला कि भाई एटम जो है वो एक स्फेयर है, ये थॉमसन ने बोला यार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है, ये तो आपको पता ही होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैंने कहा यार ये भी सही है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं तो ये कहता है कि यार एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कहता है एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मानी जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उतना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। हमने कहा ठीक बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। गुड इवनिंग गाइस, हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, या फिर सीड्स इन अ वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, या फिर सीड्स इन अ वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, सीड्स इन अ वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से इस बात में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं। गॉट इट गाइस? बात तो सर आपकी सही। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, और क्या क्या करते हैं ध्यान से देखना। बाद में यह मॉडल फेल भी हुआ और
इसका जो फेलियर है वो क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं बेटा। इस मॉडल में इट्स ओके इस मॉडल में आगे जाके जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये स्पेक्ट्रल सीरीज के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया ये। वेरी गुड। दूसरा, अगर हम बातचीत करते हैं बेटा तो ये अल्फा स्कैटरिंग जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, अल्फा पार्टिकल्स के स्कैटरिंग में लार्ज एंगल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल मॉडल में ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अल्फा पार्टिकल में ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेरे बच्चे, ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेरे बच्चे। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। तो भाई थॉमसन ने मुझे एक मॉडल दिया, पहले चलता रहा, फिर बाद में आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया होगा, आपका बोर का मॉडल आया होगा, ये उसमें से कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो लोगों ने कहा भैया ये तो फेलियर भी हो गए, ये तो फेल भी हो रहा है ना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बात तो सही है तुम्हारी। तो फिर रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बातचीत चल रही है यहां पर। हमने कहा ठीक बात है यार, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड मेरे बच्चे, ठीक है ना। हमने कहा ओके। इसके अंदर इसने अपने दो स्टूडेंट्स को या दो कोलीग्स को, जिसको आप बोलते हैं गीगर मार्डन, गीगर और मार्डन को बोला भाई तुम जाओ और एक एक्सपेरिमेंट करके आओ। क्या एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें करना है उसके ऊपर बताते हैं। तो इसने बोला अपने कोलीग्स को, भैया एक चैम्बर बनाया इसने, वैक्यूम चैम्बर, ठीक है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे कोई भी पार्टिकल हवा के साथ कोलाइड करके अपने एनर्जी ना लॉस कर सके। इसने इसके अंदर क्या कंसेप्ट बनाया, उस कंसेप्ट को देखते हैं। ये एक वैक्यूम चैम्बर बनाया मेरे बच्चे, पूरा समझिएगा बेसिक से, अभी बेसिक थियरीज चल रही है, ये रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी। और इसने कहा यार यहां पर ना लेड ब्लॉक लिया एक, ठीक है ना, लेड ब्लॉक लिया एक ऐसे करके, ठीक है। और ये जो लेड ब्लॉक लिया, इसके अंदर, इस लेड ब्लॉक के अंदर बेटा इसने एक अल्फा पार्टिकल का रेडियो एक्टिव सोर्स रख लिया। दिस इज द रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेड ब्लॉक के अंदर इसने अल्फा पार्टिकल का एक रेडियो एक्टिव सोर्स रख लिया, इसको बोलते हैं लेड ब्लॉक, इसको बोलते हैं लेड ब्लॉक। ऐसा क्यों करा इसने, क्योंकि लेड ब्लॉक क्या करता है, वो बाकी रेडिएशंस को बाकी डायरेक्शन से जो आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ उस होल के अलोंग भेजेगा। सही है जी, ओके। आगे इसने और लेड के ब्लॉक्स रखे ताकि अगर ये रेडिएशन आगे जाके भी फैलती है, ठीक है ना, कोलिमेटर बोलते हैं इसको, तो ये भी एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल सीधा आगे चले जाए। हमने कहा ठीक है। आगे जाके इसने एक थिन पतला गोल्ड फॉइल रखा, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स की, जो अल्फा पार्टिकल्स है, इनको उस गोल्ड फॉइल पे डाला, और जैसे ही स्कैटरिंग कराई गोल्ड फॉइल पे, ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए मेरे बच्चे। यहां पर हमने ZnS जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी है। ये क्या है बच्चे, ये वो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स है मेरे भाई। इसको हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। स्कैटरिंग मतलब आपका पार्टिकल्स को डालते गए गोल्ड फॉइल के ऊपर और उसकी स्कैटरिंग करते गए, एंगल्स नोट करते रहे। ठीक है बच्चों, एंगल्स नोट करते रहे। गीगर मार्डन ने वहां पर सारी ऑब्जर्वेशंस करी, और उनकी ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने ये देखा कि यार ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दे आर नॉट एबल टू कंक्लूड इट, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस एंड राइटिंग दिस, सो दैट दे विल बी आस्किंग रदरफोर्ड, दे विल बी टेलिंग रदरफोर्ड कि भैया ये हमने देखा, ये हुआ, अब आप बताओ क्या है। तो रदरफोर्ड को उन्होंने ये बताया, हमने ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। ठीक है सर, निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए। 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल है जो 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब बड़े एंगल से डिफ्लेक्शन हो गई, मतलब बड़े एंगल से डिफ्लेक्शन हो गई। मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। और लगभग वंस इन अ मिलियन, 10 लाख में एक पार्टिकल ऐसा भी था जो बिल्कुल सीधा 180 डिग्री से आया। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही? अगर आप यहां से देखते हो तो इसने तो यही बोला ना कि भाई पता नहीं क्या बोला इसने, मगर मैं जो बना रहा हूं अभी उसकी अभी कंक्लूजन तो मेरे को रदरफोर्ड ही देगा ना भाई। इसने जो देखा वो क्या देखा कि 10 लाख में से एक पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाके वापस 180 डिग्री से मुड़ के आता है। हमने कहा ओके। कह रहा कुछ ऐसे 8000 में से एक ऐसे पार्टिकल भी था जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन करता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिकल्स चले गए और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए। ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिकल्स चले गए और यहां से बिल्कुल ही स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है भाई कोई बात नहीं। ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके हमने कहा ठीक है भाई। अब ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी मेरे भाई, रदरफोर्ड ने देखा ओ दिस इज हैपनिंग, उसने दिमाग लगाया। नाउ ही बी लाइक लेट मी जस्ट कंक्लूड। पहला कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट, दैट सिंपली मीन्स ऑलमोस्ट space inside the atom is empty. Most of the space inside the atom is empty. भैया एक बात बताओ ना, कमरे में अगर एक कमरे में 100 लोग भाग रहे हैं तो मैं टक्कर लगा के, मतलब टक्कर लगाऊंगा फिर इधर उधर से डिफ्लेक्ट होऊंगा। But if the whole room is empty, I can roam here and there, I can walk here and there, I can run here and there without any deflection, straight. So Rutherford concluded that most of the space inside the atom is empty. पहला कंक्लूजन। दूसरा, 8000 में से एक पार्टिकल पासेस डिफ्लेक्शन, शोज डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री, एंड वन पार्टिकल इज गोइंग एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग बाय 180 डिग्री, once in a million. So Rutherford be like, there is a very very and very heavy thing at the center of the atom. So he assumed that the whole space inside the atom is almost empty. Almost space inside the empty is empty. There is a massive central core such that the mass of whole atom is supposed to be there, and total charge of atom is supposed to be there, total positive charge. उसको बाद में इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। बोला न्यूक्लियस के हेड ऑन की तरफ जाओगे, बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे तो वापस आपको ले आएगा, वापस गिरा देगा आपको। तो इसने बोला भैया ऐसा है, पहली बात मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। दूसरा, बिल्कुल बीचों बीच एक सेंट्रल मैसिव कोर है जहां पर पूरे एटम का चार्ज और मास इज सपोज टू बी देयर। बच्चों ने सवाल पूछा, वहां पे लोगों ने सवाल पूछा, थॉमसन बता के गए थे एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आप क्या बता रहे हो? आपने पूरा पॉजिटिव चार्ज तो बता दिया, मगर एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ व्हाट? नाउ थॉमसन, नाउ रदरफोर्ड बी लाइक, oh yes, you're right, you're right. He be like, I know this. What? So he be like कि एक काम करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो बोलता है मेरे बच्चे कि इस बात का जवाब है मेरे पास। हमने क्या जवाब है? बोला यार इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमेंगे इस न्यूक्लियस के,
ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके और ये न्यूट्रल बन के रह सके, और ये न्यूट्रल बन के रह सके। आई गेस ये आप लोग वैसे तो लिख सकते हो, मगर मैं लिखवा देता हूं। कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। पहला, almost space inside an atom is empty. दूसरा, there is a small and massive central core in which the entire positive charge and the whole mass of the atom is supposed to be concentrated, and the whole mass of atom is supposed to be concentrated. मैंने कहा ठीक बात है यार, बात तो तुम बड़ी प्यारी कर रहे हो। तीसरा, तीसरा बोलता है न्यूक्लियस इज सराउंडेड by suitable number of electrons, by suitable number of electrons in orbits such that atom as a whole is electrically neutral. हमने कहा ठीक बात है यार, सच दैट एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये भी बात सही है यार। ये कुल मिला के कुछ कुछ चीजें इसने बोल दी, मगर ये भी तो मॉडल फेल हुआ होगा। अगर थॉमसन्स का मॉडल फेल हो सकता है तो भैया ये मॉडल भी तो फेल हुआ होगा, बिल्कुल। यस और नॉट? हाँ जी, आइए चलते हैं फिर इसके ऊपर। अगर ये मॉडल फेल हुआ है तो थॉमसन्स का मॉडल भी फेल हुआ होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। हमने ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आपकी बात सर आंखों पर है और बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप कुछ गलत तो कह ही नहीं रहे हो। So I will say this. कि मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा बेटा। हाँ जी, फेलियर, पहला फेलियर दे बी लाइक मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, और ये थ्योरी मुझसे क्या बोल रही है बेटा? ये थ्योरी मुझसे बोलती है कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है बेटा, वो एनर्जी रेडिएट करता है। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, वो एनर्जी रेडिएट करता है बेटा, ठीक है ना? हमने कहा ओके, करता होगा। अब अगर वो एनर्जी रेडिएट करता है तो कुछ समय बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, क्योंकि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा, राइट? तो हमने कहा ठीक बात है, ये बात तो सही है। तो मैक्सवेल से, ये रदरफोर्ड से पूछा गया, मगर ऐसा तो होता ही नहीं है। तो नाउ इन दिस केस
रदरफोर्ड इज नॉट एबल टू आंसर, ठीक है ना, इन दिस केस रदरफोर्ड इज नॉट एबल टू आंसर। आगे जाके बोहर बताएगा उसको। और क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, आगे जाके लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ये भी नहीं बता पाया। बात तो सही बात है यार, आप तो सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट है आपकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मेरे बच्चे क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझे क्या बोलता है बच्चे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझे क्या बोलता है कि सर अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियस है बेटा, यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल को या भेजा होगा, आते 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 कहीं पे वो अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की वजह से, उसके रिपल्शन वाले फोर्स की वजह से रुका और फिर उसने वापस कर दिया। वो जो दूरी है जहां तक वो पहुंच सका या मिनिमम वो दूरी जो न्यूक्लियस से है उसकी, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। दिस इज न्यूक्लियस। हुआ क्या होगा, आपने अल्फा पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दिया होगा, पहले उसके पास इनिशियली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, करते 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 वो रुक गया होगा, उसकी सारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई होगी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, फिर वो वापस आ गया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जेड है बेटा, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज +2 × E, क्योंकि दो गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये Q2 है और इनके बीच में R0 दूरी है। सो आई विल से इन दिस केस होगा क्या, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, एनर्जी की कंजर्वेशन से मेरे बच्चे, एनर्जी के कंजर्वेशन से आपको मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और आई कैन से इनिशियल इट इज इनिशियली हाफ mv² प्लस 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस k q1 q2 बाय r0। सो आई विल से दिस हाफ mv² हो जाएगा बेटा k 2EZE बाय r0, और आई कैन से 1/2 mv² इज लाइक 2kZE² बाय r0। यहां से r0 मिल जाएगा आपको, यहां से r0 मिल जाएगा आपको 4kZE² बाय mv², यहां से r0 मिल जाएगा आपको 4kZE² बाय mv², 4kZE² बाय mv² बेटा, यहां से R0 मिल जाएगा बच्चे आपको 4kZE² बाय mv²। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो यहां से R0 हमें क्या मिलेगा, 4kZE² बाय mv²। आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है आप लोग को, बताइए बेटा, पक्का? बात तो सही है सर आपकी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंपैक्ट पैरामीटर। सेंटर पे तो चले गए, परपेंडिकुलर कितना दूरी होगा उसका, सेंटर पे तो हम चले गए, परपेंडिकुलर कितना दूरी होगा उसका जहां पे फेंका गया होगा, जहां से वो डिफ्लेक्ट होगा। तो इसको आप ये कह सकते हो, इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे हम, सो आई कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द perpendicular distance of the velocity vector, defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज वॉट इम्पैक्ट पैरामीटर इज. इसी को बोलते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर. इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे इम्पैक्ट पैरामीटर. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. क्या मेरी बात समझ में आती है आपको यहां पर? क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चे? अब इसके बाद जो हमारे पास बचेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोर्स का हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एटम, राइट, या बोर्स एटॉमिक मॉडल बोल दो आप. बोर्स एटॉमिक मॉडल. और इसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कुछ तो वहीं से दिए, कुछ अलग अलग से अपने बताए इसने. पहला पॉस्टुलेट जो इसने दिया वो वही बताया उसने, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. पहला जो पॉस्टुलेट इसने दिया बेटा वो इसने न्यूक्लियर कंसेप्ट के बारे में बताया हमें. राइट. अब न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि एक एटम के बीचों बीच एक सेंट्रल मैसिव कोर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ठीक है ना? राइट. दूसरा सवाल पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स घूम क्यों रहे हैं, यही तो बात रदरफोर्ड भी नहीं बता पाया. आप बता दीजिए. इसने कहा भाई पहली बात, जो जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, गाना नहीं गाया इसने. इसने कहा पहली बात, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूमता है. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूमता है बेटा. क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसने कहा सर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में नहीं घूमता है. इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. एंड इसने क्वांटम कंडीशन दिया. सो ही बी लाइक सर ऐसा थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन विल revolve in orbit in which its angular momentum is nh by 2 pi. अब इसके पीछे भी कैलकुलेशन दिया इसने. सबने कहा भाई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. इसने बोला मैं बोल तो रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, इन ऑल ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, and in those particular orbits electron is not radiating energy, therefore electron will be stationary in those particular orbits. बात समझे? बोला यार इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, तो फिर तो कुछ ऑर्बिट्स में घूमते हैं. तो जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन ऑर्बिट्स में बेटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता. उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को हम स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? तो सेकंड जो क्वांटम कंडीशन इसने बोला ये लिखवा देता हूं ताकि आपको भी याद रहे हमेशा के लिए, so that you will be able to know this. They be like out of all possible circular orbits allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate in those orbits in which the angular momentum
of an electron is an integral multiple of h by 2 pi. यानी कि दे बी लाइक L शुड बी NH by 2 pi. अभी L तो क्या होता है, MVR भी तो होता है L, जहां पर L इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, N is 1 2 3 and so. I hope this nuclear concept and quantum condition is clear. और तीसरा जो इसने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा एंड दैट इज नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, तो उसको इसने बोला भैया स्टेशनरी ऑर्बिट्स. एक सेकेंड यार, उसको इसने बोला बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट्स. माने now they be like while revolving in the permissible orbits, ठीक है ना बेटा, एक सेकंड होल्ड करना. सो ये बोल रहा है कि सर while revolving in the permissible orbits, while revolving in the permissible orbits, an electron does not radiate energy. एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. While revolving in the permissible orbits, an electron does not radiate energy. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे. अब आप आगे देखते हैं, एक सेकेंड. गॉट इट गाइस? फिर इसने एक और चीज बोला. फोर्थ कंडीशन वाज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन. फोर्थ कंडीशन वाज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन बेटा. नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी कंडीशन? ही बी लाइक अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा बेटा, ये न्यूक्लियस से मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, लाइक दिस इज वन एंड इन दिस ऑर्बिट, ऐसे करके. तो सभी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की कुछ अपनी अपनी एनर्जी है बेटा, है ना. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसमें उसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है. तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक आना होगा, तो या तो उसको एनर्जी रिलीज करना होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. यहां से यहां पे अगर आना है बेटा, तो उसको एनर्जी आपको देना पड़ेगा, और यहां से यहां आना है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा. दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. क्वांट मतलब आपका छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, है ना. तो इसने क्या बोला कि सर दिस E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H न्यू. क्या बोलता है ये कंडीशन? बोलता सर एन एटम कैन emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons only, in the form of discrete energy photons only, when an electron jumps from a higher to a lower orbit or from a lower to a higher orbit. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? और इसी को कहते हैं फेमस बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन. फेमस बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन. अब असल में मुझे सब कुछ पढ़ना है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होएगा, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, क्या क्या है, ये सब चीज मुझे पढ़ना पड़ेगा. सो नाउ आई एम स्टडिंग बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम.
बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा। तो क्या बोल रहा है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम? बोल रहा है सर, अगर देखा जाए ये न्यूक्लियस है बच्चे, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पता है, स्पेक्ट्रल सीरीज, एनर्जी लेवल, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज प्लस Ze, दिस इज R। ये अगर मैं देखूं तो यहां पर कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जिसका कुछ मास भी है, जो यहां से इससे बंधा हुआ है। बट ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन अगर बंधा हुआ है तो देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और क्योंकि सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो तभी घूम सकता है जब उसके पास कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन कर दे रहा है? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब टू कीप इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, this centripetal force is equals to the electrostatic force, or I can say that mv square by r is kze square by r square बेटा, और I can say that it is like kze square by r square। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो mv square हो जाएगा बेटा kze square by r से r कट जाएगा तो सिर्फ r हो गया, तो r का वैल्यू आ गया kze square by mv square, राइट बच्चा पार्टी। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। एक तो ये वाली बात आ गई, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है बेटा? kze square by mv square, and I guess you are clear with this. Now they be like also according to बोहर्स क्वांटम कंडीशन, बोहर्स का क्वांटम कंडीशन क्या बोल रहा है हमसे कि सर एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप mvr बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। इसका मतलब r इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई mv। ये भी ठीक है यार, ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है ना? ओनली kze, Ze क्या है? न्यूक्लियस है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन है ना सिर्फ, तो इसलिए बच्चा यहां पर भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में करा था, तो वहां पर एक्चुअली क्या होता था कि अल्फा पार्टिकल्स को करते थे, तो इसलिए उसका 2e चार्ज लिखा जाता था। यहां पर अल्फा पार्टिकल है ही नहीं, तो नहीं लिखा जाएगा। तो अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बेटा दोनों ही r है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। आई कैन से दैट kze स्क्वायर बाय mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई mv, राइट बच्चे? बात तो सही है। m से m काट दो, v से v काट दो, है ना? तो यहां पर जो v फॉर्मूला आता है दैट इज 2 पाई kze स्क्वायर बाय nh। ये एक फोर्थ एक्सप्रेशन है। इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का रेडियस देखना है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, तो उसके भी अलग अलग फॉर्मूले आ गए। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी देखना है, तो उसका भी फॉर्मूला आ गया। एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू बच्चा, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। इसमें आई डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग, राइट बच्चा पार्टी? आई गेस दिस इज टोटली ओके विद यू। आई गेस यू गाइस आर टोटली ओके विद दिस। ठीक है ना बेटा? सही है सर, बात तो सही कह रहे हो आप। तो v हो गया 2 पाई kze स्क्वायर बाय nh, सही है सर। अब ऐसा है बेटा कि अगर इस v का वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो इफ r इज लाइक nh बाई 2 पाई mv, राइट? सो आई विल बी लाइक पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। तो आपने कहा nh बाई 2 पाई m, और v की जगह इट इज 2 पाई के ze स्क्वायर बाई nh, इट इज 2 पाई के ze स्क्वायर बाई nh। सो आई विल बी लाइक दैट दिस इज
एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। दिस इज योर आर। यहां से आपका आर का एक और फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। आई गेस यू आर टोटली ओके विद दिस। अब इसमें क्या है, फॉर हाइड्रोजन बेटा z इज 1, और अगर n भी 1 है तो तब r हो जाएगा बच्चे एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमारे पास आता है 0.53 एंगस्ट्रम, राइट, जिसको आप आर नॉट की तरफ से डिफाइन करते हो। आर नॉट इज द रेडियस ऑफ आर नॉट इज द radius of orbit, first orbit of electron in hydrogen atom। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? I hope there is not any sort of problem in this thing। सही है सर। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस तो पता चल गया, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या होगा, तब आप क्या करोगे? मैंने कहा भैया फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस तो पता चल गया मुझे, अभी फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या होगा, तब आप क्या करोगे? तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भैया, वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बड़ी सिंपल सी बात है, v क्या होता है? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, राइट। z is 1 for hydrogen, then v is going to be 2 pi k e square by h, I will say multiply and divide by, sorry, by nh, multiply and divide by c, so v is going to be 2 pi k e square by ch into c by n। जब हमने इस वाली वैल्यूज की जगह पुट करी ना, तो इसकी जगह हमारे पास आया अल्फा c by n, जहां पर अल्फा इज दिस 2 पाई के ई स्क्वायर बाई सी एच, जिसको हमने पढ़ा बेटा, जिसको हमने पढ़ा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसको हमने पढ़ा मेरे बच्चे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, बच्चे जिसको हमने क्या पढ़ा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इस अल्फा का जब हमने वैल्यू निकाला तो इट कम आउट टू बी 1/137। तो स्पीड जो आया 1/137 इंटू सी बाई एन आया। अगर एन को 1 कर दिया तो v आया c/137। इसका मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट इज 1/137 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, और आई कैन से दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द innermost orbit of hydrogen atom is 1/137 times speed of light, right बच्चा पार्ट? इसका मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, राइट बच्चे? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। प्लीज लुक इनटू दिस, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी बता दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी बता दिया। सोच रहा हूं अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता दूं आपको, सोच रहा हूं अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता दूं आपको, हाँ कि ना? राइट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है मेरे बच्चे? से यस बच्चों पार्टी, से यस बच्चों। So now I can say that energy of the electron, energy of the electron। अब रेडियस हो गया, स्पीड हो गया, अब हम किस बात पे बात करेंगे बेटा? अब हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे बच्चे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे। आइए बात कर लेते फिर। तो यार इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी, स्पीड है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है।
इसका मतलब पहली बात आती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी आई कैन से इट इज लाइक के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है ना, क्योंकि एम वी स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाई आर होता है पीछे से। पोटेंशियल एनर्जी की अगर कोई बात कर लेगा दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर, और आई कैन से इट इज लाइक के जेड ई इंटू माइनस ई बाय आर, और इट इज लाइक माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और इट इज लाइक माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और इट इज लाइक माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इट्स ओके। तो टोटल एनर्जी क्या होगा बच्चे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज के जेड ई स्क्वायर बाई 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और आई कैन से इट इज लाइक माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। यहां पर अगर मेरे को कॉन्सेप्ट मिले तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है डबल टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। साइन के साथ बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का साइन सेम होता है, मगर काइनेटिक एनर्जी का साइन डिफरेंट होता है। अब ये तो टोटल एनर्जी सिर्फ यहाँ पे आर के टर्म्स में आई, और अगर आर की वैल्यू एन और जेड के टर्म्स में डाल दूंगा ना, तो वहां से मेरा एक और अच्छा खासा एक प्यारा सा एक्सप्रेशन बन के आ जाए। यहां तक मेरे हिसाब से आपने कर लिया है। लिख लो इसको, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे। नाउ आई विल से दिस दैट ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। कैसे पता चलेगा? ये फॉर्मूला मैंने डाल दिया सीधा, आप एक काम करो पहले यहाँ डालो, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। सो आई विल से दैट माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2, अब r की जगह 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर की पावर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो दिस इज लाइक nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज माइनस 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि आपका एक सेकेंड कुछ उल्टा कर दिया ना मैंने, आर इज लाइक एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ, ये मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा। तो दिस इज लाइक एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर एम के जेड एम के जेड ई स्क्वायर। हाँ कि ना भाई? अभी देखो ना, यहाँ से आर का फॉर्मूला हमने निकाला ना, आर वॉज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज लाइक, देखो 2 से 2 कट जाएगा। सो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। आपने nth ऑर्बिट में रेडियस भी निकाल लिया, आपने nth ऑर्बिट में एनर्जी भी निकाल दी, और आपने nth ऑर्बिट में उसका रेडियस स्पीड एनर्जी तीनों निकाल दिया। यही तक काफी नहीं होता है, यही तक काफी नहीं होता है। हमें जो है बेटा इसके अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ना रहता है ना, जो आपने अक्सर पढ़ा होता है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपने अक्सर पढ़ा होता है बेटा, और जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो दैट इज बेसिकली बच्चे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बेटा? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखिएगा, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज लाइक माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर होती है, राइट बच्चे। माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर होती है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन बेटा,
बोहर्स का फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बोलता है हमसे? दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1. आई गेस दिस इज क्लियर. दैट एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी एच न्यू हो जाएगा बेटा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर. माइनस था ना, तो इसलिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाए. हाँ कि ना? माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो सिर्फ न्यू जो होगा दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच की पावर 3 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. अब अगर मैं बोलूं तो न्यू बार क्या होता है, विच इज 1/λ, विच इज न्यू बाई सी, और आई कैन सेट इज लाइक 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय सी एच क्यूब, एंड इट इज लाइक 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? सो न्यू बार इज लाइक, यहाँ पर आर है रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड दिस इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज क्लियर. अब इसी के अंदर तो आप सीरीज पढ़ते हैं, इसी के अंदर तो आप सीरीज पढ़ते हैं. पहले तो आप आर पढ़ेंगे, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाई सी एच क्यूब. ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट. इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट. इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट. और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज लाइक 1.0973 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर. राइट बच्चे? ये आपको पता होना चाहिए. यू गाइस शुड बी अवेयर अबाउट दिस, है ना? मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया ये मामला. मेरे हिसाब से हमें इसमें कोई इशू नहीं है. तो अब हमें अलग अलग सीरीज पढ़ने को मिलती है ना. जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपने सुना होगा जैसे इसमें लेमन सीरीज होता है, राइट? लेमन सीरीज हो गया. सो लेमन में क्या होता है? न्यू बार इज लाइक 1/λ विच इज आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. इसका मतलब बेटा अगर n1 1 है और n2 कोई भी है, 2 3 4 सो ऑन, सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस केस में जो मेरा सीरीज बन रहा है दैट इज लेमन सीरीज. इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट to a lower energy level which is n is equals to 1, we get a set of spectral series which is called Lehman series, right? this series belongs to this series belongs to beta ultraviolet region. this series belongs to ultraviolet region बेटा. क्या मेरी बात समझ में? यूवी रीजन पे बिलोंग करता है. उसी तरीके से अगर आपने सुना होगा तो बामर सीरीज होता है. उसी तरीके से अगर आपने सुना होगा तो बामर सीरीज होता है. एंड बामर सीरीज इट इज लाइक 1/λ विच इज इक्वल्स टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, where n2 is like 3 4 5 and so on. And this series belongs to visible region. ये सीरीज किसको बिलोंग करता है बेटा? विजिबल रीजन. एंड दिस सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन मेरे बच्चे. ये सीरीज किसको बिलोंग करता है बच्चे? विजिबल रीजन. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. दिस सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन. यहां तक नोट डाउन कर लो. फिर और सीरीज बता देता हूं. पार्शियन सीरीज हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया. ये सब चीज पढ़ना है ना बच्चे? पार्शियन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया. यस बच्चा पार्टी.
अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा पार्शियल सीरीज। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पार्शियल सीरीज। अब ये पार्शियल सीरीज क्या होता है? इसमें 1/λ शुड बी r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, where n2 is 4, 5, 6 and so on, and this series belongs to UV region। इसके बाद जितने भी सीरीज होंगे बिलोंग्स टू, सॉरी यूवी रीजन बोल रहा हूँ, इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन, हाँ इंफ्रारेड रीजन। तीसरा हो गया पार्शियल सीरीज। फोर्थ वन इज ब्रैकेट सीरीज। दिस इज 1/λ which is r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पर n2 is equals to 5, 6, so on। This series also belongs to IR, this series also belongs to इंफ्रारेड रीजन। ये सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन पे बिलोंग करता है। फिर उसके बाद आता है बेटा पांचवा, विच इज फंड सीरीज, है ना। इसमें क्या करूंगा, दिस इज 1/λ विच इज इक्वल्स टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n2 इज लाइक 6, 7 एंड so on, राइट। ये भी आपका इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो ये आपका पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया बेटा, ये आपका पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया, है ना। अब बस इसके बाद हमारे पास क्या बचता है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना आप सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के, राइट बच्चा पार्टी। सो मेरे हिसाब से अभी हम इतना ही कर रहे हैं, बस एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमारा पेंडिंग रह गया है, उसके बाद एक हिसाब से चैप्टर भी खत्म है। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम दबा के क्वेश्चंस करने हैं, राइट बच्चा पार्टी। तो बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोग जो है ना हमारे जो ऐप है एम्बाइब VLE ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप, इनको जरूर डाउनलोड करें, है ना, इनको जरूर चेकआउट करें और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे मुलाकात करता हूं आप ही की अगली क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटा। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय।